आपको लग रहा है कि जो रास्ता बिल्कुल आसान था उस रास्ते पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारकर उसको टफ कर दिया है, कठिन बना दिया है, चिंता बढ़ा दी है, अपने विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का खतरा बढ़ा दिया है, चिंता की लकीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीयत हमें मालूम थी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र से हम अवगत थे, हमारी पूरी तैयारी है। अगर 48 विधायकों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कैसा आश्चर्य होने जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहते कि हम तीसरी चीज पर उतारेंगे और आज से नहीं हो रहा है। विनोद गोटिया को भी इन्होंने उतारा था, क्या परिणाम हुआ आपके सामने आ गया। फिर वही भारतीय जनता पार्टी काम करने जा रही है। हमारे विधायक दल की बैठक में आपने कवरेज किया होगा, एक भी विधायक अनुपस्थित नहीं था, सिर्फ एक विधायक अनुपस्थित थे जो बाद में आए, चूंकि एक्सीडेंट हुआ था उनका। सारे लोग विधायक दल एकजुट होकर के। निर्मला सप्रे नहीं थी। निर्मला सप्रे जी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करती हैं तो निश्चित तौर पर हमारा वो दावा मजबूत होगा कि निर्मला सप्रे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला रखा है। आज तो वो सीएम हाउस में नहीं थी। बिल्कुल, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जो कोर्ट में हमने दावा किया है वो दावा मजबूत होगा। स्पीकर के सामने हम ये बताएंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश आज बेनकाब हो रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही, मतलब आप कह रहे हैं कि जीत जाएंगे निश्चित तौर पर, कहीं कोई शंका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हार गए तो हारने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि अगर हमारे पास बहुमत नहीं हो, अगर हमारे पास विधायकों की संख्या कहीं कम दिखाई दे रही हो तो हम ये सोच भी सकते हैं कि हार जाएंगे। तो धैर्यवर्धन जी, फिर आपका जो दावा है आपसे, मतलब पार्टी का दावा, बीजेपी का दावा, और हमने खुद मुख्यमंत्री जी को सुना, वो कह रहे थे कि अब जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक सांस ही लेंगे, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता। जब इस तरह के दावे किए जाते हैं और हर मंत्री, नेता, विधायक सब कोई कह रहा है कि भाई जीतने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ना कैंडिडेट को उतारा है कि हार जाए, जीतने के लिए उतारा है। देखिए, चुनाव दावे के आधार क्या है? चुनाव उपहास का विषय नहीं है। चुनाव आमने सामने लड़ने का, पूरी शिद्दत के साथ मुकाबला करने का विषय है। हमने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है तो हमें पिच पे कहीं कोई संभावनाएं लग रही होंगी कि हम पर्याप्त स्कोर बनाने में सफल होंगे। कैसे कैसे और कैसे? पिच है कांग्रेस की, थोड़ा क्लियर करिए ना। कांग्रेस की पिच है, कांग्रेस में स्वर निकल रहे हैं। हाँ। अभी मंदसौर के पूर्व जिलाध्यक्ष का स्वर आपने सुन लिया होगा। हाँ। तमाम सारे नेता कांग्रेस में लगातार कुछ ना कुछ वे सब बातें कर रहे हैं जिससे इनके अंदर खाने का असंतोष। कांग्रेस की पिच पर अगर आपको रन बनाने हैं और 48 की जगह 58 का स्कोर लाना है तो उसके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं? बॉलर भी अपना होगा कि अंपायर भी अपना होगा? क्या क्या अपना होगा? देखिए, ये नेतृत्व का विषय है। हाँ। नेतृत्व उन सब परिस्थितियों का आकलन करता है और जो निर्णय करने वाले लोग हैं, कांग्रेस की कमजोर कड़ी संपर्क भी वहीं करेंगे यदि उनके मन में कुछ होगा। हाँ। तो ये सब यहाँ स्टूडियो में कमजोर कड़ी पर आपने टारगेट कर लिया। अभी न संभव है। और मैं तो ये हैरान हूँ कि भाई अंचल जी, ये तो मैं तो हैरान हूँ कि हम लोग यहाँ 10 विधायकों की बात कर रहे हैं, प्रीतम लोधी तो 12 तक की बात कर रहे थे, और भी कुछ ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनसे मेरी बात हुई वो 15 तक की बात कर रहे हैं कि भाई 15 विधायक कांग्रेस के अपने कांटेक्ट में हैं। बिल्कुल विवेक, मुझे तो लगता है जितेंद्र जी को तो ये भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के भी तो नेता आपके संपर्क में होंगे। ये बात सही है कि कांग्रेस जिस तरीके से जितने विधायक इनके पास हैं और 10 दिन का समय भी है, अच्छी बात यह है कि 10 दिन का समय है। और भारतीय जनता पार्टी का पहले का भी जो रिकॉर्ड रहा है वो आपने देखा होगा विवेक कि कमलनाथ की सरकार 15 महीने में गिरा दी थी, 20 से 22 विधायक इधर उधर हो गए थे। तो अभी तो 8-10 विधायकों की ही बात है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहां, और आखिरी दिन नामांकन भराया जाता है, महेश केवट को लाया जाता है। इसके पीछे भी बड़े राजनीतिक समीकरण हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ओरछा से आते हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटों पर अच्छा खासा वोट बैंक है इस समाज का, जो सीधे प्रभावित करता है जीत और हार के फैसलों को। तो ये भी एक होगा, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, यशवर्धन जी बताएंगे ज़्यादा बेहतर कि धैर्यवर्धन जी माफ़ कीजिएगा, बताएंगे ज़्यादा बेहतर कि इन्हें ही क्यों चुना गया। और भी तो बहुत सारे नेता इस दौड़ में थे, बहुत सारे नाम थे, कोई महिला भी हो सकती थी और इसके अलावा और भी बहुत सारे। आपने महिला वाला बहुत अच्छा जिक्र किया। एक आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस आरोप लगा रही है धैर्यवर्धन जी कि भाई बीजेपी अभी अभी महिला आरक्षण की बात कर रही थी और अब देखिए कि एक महिला कैंडिडेट कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन सामने, उनके अगेंस्ट आपने चुनाव लड़के उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, मतलब उनकी जीत जो सुनिश्चित थी उसको लिए आपने वोटिंग की स्थिति में ला दिया है। देखिए, तो आप महिला विरोधी हो गए जी।
मीनाक्षी नटराजन जी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से जो भी होता उसको मुकाबला करना ही होता। अब ऐसे याचना के स्वर में क्यों कांग्रेस बात करना चाह रही है? और भारतीय जनता पार्टी को ये महिला विरोधी क्या इसलिए कह रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां विराजमान है? क्या बीजेपी महिला विरोधी इसलिए बताना चाह रहे हैं आप कि हमने दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बिठा रखा है? क्या महिला विरोधी हम इसलिए कहलाएंगे कि हमने यहाँ इस चुनाव के पहले भी राज्यसभा में 3-3 महिलाओं को भेजा है? आप जानते हैं माया नारोलिया जी को, आप कविता पाटीदार जी को जानते हैं, सुमित्रा वाल्मीकि जी को जानते हैं।